साथ ही ब्रिज भूमि में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये परिक्रमा पथ जो के पास में ये रिसोर्ट है और ब्रिज भूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने एक कवि विशेष को बुलाया है जिनका नाम होता है श्री भगवान मकरंद जी। पूरे देश और दुनिया में उनको हवेली संगीत के गायक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन बहुत बड़े कवि हैं वो। अभी आप सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा। तालियां बजाने के लिए आप तैयार नहीं है लगता है। हाँ, कोई समस्या नहीं है, जो भी 10 मिनट के बाद में करेंगे। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहते हैं कि ऐसे अवसर पे आपने कवियों को आमंत्रित किया है। एक सरप्राइजिंग गिफ्ट है हमारे माननीय किशन गोपाल जी सोमानी साहब, जो हमारे पिता तुल्य हैं, आदरणीय काकी जी। उनको दोनों को बहुत बहुत बधाई मैं चाहता हूं। पूरा सदन एक बार करतल ध्वनि से उनको 50वीं वर्षगांठ शादी की, सामान्य रूप से भारत में ही हो सकता है, कोई पूरी दुनिया में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 50 साल तक एक दूसरे को झेल लें। तो ये इसलिए कौन इनमें ज्यादा सहनशील होगा, ये विशेष बात है। और आदरणीय सब जानते हैं कौन सहनशील होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही हमारे जो पहली बार परिचय हो रहा है, बहुत सारे चेहरों से, मैं समझता हूं अधिकांश लोगों से पहली बार रूबरू हो रहे हैं हम। और आदरणीय आनंद राठी जी से अभी पहली बार परिचय हुआ, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि समाज में जो भी कोई कार्य किया जाता है, परिवार हो समाज हो, उन्होंने बताया कि उनकी मित्रता के विनोद जी सोमानी जी और उनकी मित्रता के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और आदरणीय हमारे किशन जी की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों सेलिब्रेशन हुआ है। तो ये 50 वर्षों का जो सारा कुछ आंकड़ा है, उस आंकड़े के लिए एक बार आप ताली बजाइएगा, क्योंकि ये बहुत विशेष है। सामान्य रूप से आज जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, अंग्रेजी बीच बीच में इसलिए बोलूंगा ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा भी है। आप समझ सकते हैं बात को, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश का जमाना चल रहा है। वो जगबीर राठी जी भी कह रहे थे, गजेंद्र जी थोड़ा भारीनेस सी फील कर रहा हूं। मैंने कहा भारीनेस क्या होता है? बोले हैवीपन। तो ऐसी स्थितियों में जब इंग्लिश चल रही हो तो बीच बीच में बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये भावनाओं का खेल होता है, क्योंकि दुनिया में आज बहुत प्रगति हो रही है। मैंने कभी लिखा कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी, इसलिए बधाई के पात्र हैं आप। ये समाज ऐसा है जिनसे मैं आज रूबरू हूं कि मैं पूरी दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं हम अनुभव करते हैं उस भावना को, जो भावना आपको जोड़े हुए है। और आप समाज के लिए भी जिस प्रकार से सोचते करते हैं वो अपने आप में विशेष बात है। मैंने कभी लिखा था कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी। तो लोग चांद पे घर बनाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन पे कैसे रहना है वो आपसे सीखा जा सकता है। मैं चाहता हूं एक ये इसको अभी रोशनी को थोड़ा अलग कर दीजिए। बोले क्या हुआ बच्चा? बोले जी घर वाले छोड़ के चले गए। बोले क्यों छोड़ के चले गए? बोले नौकरी छूट गई थी। बोले बिजनेस कर लेते? बोले वो भी ठप। तो बाबा ने पूछा अच्छा कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जाता हूं। कविता सुनते हो? बोले जी सुनता हूं। गजेंद्र सोलंकी को सुना था? बोले जी सुना था। बोले ताली बजाई थी? बोले बाबा ताली तो नहीं बजाई। बोले कृपा वहीं अटकी हुई है। तो आप इस बात को मान के चलिएगा, बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ताली इसलिए बजाते रहिएगा, पड़ोसी को पता नहीं लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। कई सुबह पता चलेगा वो कहेंगे कि अच्छा रात को ताली नहीं बजा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। बुद्धिजीवी लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धिजीवी वैसे 2 प्रकार के होते हैं, आदरणीय चांडक जी बता रहे थे मुझे। तो बुद्धिजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप जैसे होते ही हैं, एक वो होते हैं जो फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं, फोटो स्टेट कराते, फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो मैं ऐसा मानता हूं दूसरी प्रकार के बुद्धिजीवी आप नहीं होंगे, तो इसलिए बैठिएगा। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं और मैं सीधे सीधे मां सरस्वती के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करना चाहता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। मैं जिनको बुलाना चाहता हूं ब्रिज भूमि के ही कहीं ना कहीं रत्न कह सकता हूं उनको। कहीं संगीत और साहित्य दोनों से ही उनका बहुत करीबी रिश्ता है, नाता है, परंपरागत है।
अष्टचाप के कवियों के वो वंशधर हैं, एक तरह से उस वंश से ही आते हैं जो अष्टचाप के कवि हुआ करते थे, सूरदास और इस प्रकार से सारे। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं जिनका नाम होता है भगवान मकरंद। वो आए, मां सरस्वती के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करें और हम एक बार तालियों से उनको आमंत्रित करें। भाई भगवान मकरंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं सोमानी साहब, चांडक जी और हमारे सभी जो महानुभाव विराजे हुए हैं उनको। मां शारदे की वंदना से आपके समक्ष ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कुछ शब्द सुमन मां सरस्वती के चरणों में रखता हूं। शारदे स्वर से भर दे कवि कंठ को, शारदे स्वर से भर दे कवि कंठ को, सोए हृदय में भावों का नव प्राण दे, देश सेवा करें नित्य साहित्य से, शब्द भंडार का ऐसा वरदान दे, शारदे स्वर से भर दे कवि कंठ को। और क्या मांगता हूं, आज चहुदिस लड़े भाई भाई यहां, नेह सरता है सहमी पड़ी राह में, मीठे बैनन मीठे नवरस के चंदन की ब्रज गागरी, आज ठाड़ी सुधा सार की चाह में, आज ठाड़ी सुधा सार की चाह में, बानी अमृत सी बरसे सकल विश्व में, बानी अमृत सी बरसे सकल विश्व में, फिर मीरा कबीरा और रस खान दे, बहुत अच्छा। शारदे स्वर से भर दे कवि कंठ को, सोए हृदय में भावों का नव प्राण दे, देश सेवा करें नित्य साहित्य से, शब्द भंडार का ऐसा वरदान दे, शारदे स्वर से भर दे कवि कंठ। बहुत अच्छा। कुछ पंक्तियां कह सकते हैं कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी, मां प्यारे भारत देश को तो ऐसा वरदान दे, हर घर आंगन में खुशियों के दीप जलें, विश्व गुरु भारत की खोई आन बान दे, और दैवी विपदाओं से मां करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे, और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। तो स्वाभिमान का समय हम देख रहे हैं, परिवर्तन चल रहा है समाज में, राजनीति में। छोटे छोटे बच्चे कविता सुन रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं, ये देश का भविष्य है। लेकिन 21वीं सदी के बच्चे हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, किसी को निपटाने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। मुझे याद आता है किसी बच्चे से पूछ लिया था कि बेटे पैदा कहां हुए थे, उसने कहा जी मैं तिरुवनंतपुरम में पैदा हुआ था। बोले स्पेलिंग बताना, बोला तो फिर तो गोवा में ही पैदा हुआ था। 1 मिनट नहीं लगाते। आप समझते, हमारे एक दोस्त हैं, वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए ले गए। बहुत सामान्य सी बात है, छोटे बच्चे किस तरीके से बात करते हैं। बाबूजी जब आप पढ़ रहे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, आपको पता नहीं होगा कि आप आजकल तो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सब कुछ चलाते रहते हैं। देखो छोटा सा बच्चा है, अभी भी जोर से हंस रहा है, मेरी बात इसको समझ में आ रही है। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, वो बच्चे का एडमिशन कराने का, आज 2.5-3 साल के बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में पहुंच जाते हैं। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, वैसे परिवर्तन आ रहा है जी। हाँ, 1.5 साल के बच्चे का 2 साल के बैग टांगा और चल दिया अपना। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब बच्चे को ले गए वो अपना एडमिशन कराने के लिए, 2.5-3 साल का बच्चा। अब उनके जो प्रिंसिपल साहब थे स्कूल के, उन्होंने सामान्य सा प्रश्न कर दिया कि आप ही का बेटा है। उन्होंने औपचारिकता में कह दिया हाँ जी आप ही का है, बोल देते हैं। अब बच्चा परेशान के मैं हूं तो बेटा अपने पापा का, ये कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब का बेटा हूं। तेज बच्चा। अब प्रिंसिपल साहब ने हाथ फेरा उसके सर पे कि ये आपके पिताजी हैं। वो बोला हाँ जी आप ही के हैं। निपटा दिए प्रिंसिपल साहब, उसका मुंह देखें ये कह क्या रहा है। तो अच्छा 3-4 साल जब एक क्लास में पढ़ा हुआ, छोटा बच्चा है, नहीं समझ में आ रहा था उसको खेल सारा कुछ स्कूल का।
तो जब 3-4 साल एक क्लास में फेल हो गया तो मास्टर जी ने एक दिन डांटा के नालायक 3 साल से एक क्लास में पढ़ा हुआ है, शर्म नहीं आती? तो पलट के बोला गुरुजी आप भी तो एक क्लास में 10 साल से पढ़ा रहे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मास्टर जी को और गुस्सा आया तो उन्होंने और डांटा कि नालायक, तेरी उम्र में राजेंद्र प्रसाद जी हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। तो पलट के बोला जी रहने जो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे। तो बच्चे ऐसे हैं। बच्चे तो क्या, बच्चियां बहुत तेज तर्रार हो गई हैं साहब। एकता कपूर के टीवी सीरियलों का ऐसा प्रभाव हुआ है बाबूजी, मैं बताना नहीं चाहता। घर में तो इसी बात पर लड़ाई होती है कि इस सीरियल में देखूंगी खाना तू बना ले, सास बहू में ये लड़ाई होती रहती है। आपका तो मुझे मालूम नहीं होता होगा, लेकिन ये सामान्य रूप से टीवी सीरियल का प्रभाव है, छोटी छोटी बच्चियों पर प्रभाव पड़ रहा है। वो मुझे घटना याद आती है कि परीक्षा में प्रश्न आया कि भगवान राम जी को तो जाना था, 14 साल का वनवास हो गया था, वन जाना था, लेकिन सीता जी साथ में क्यों चली गई? अब एकता कपूर के टीवी सीरियल सास बहू की लड़ाई बच्ची के दिमाग में। उसने कहा कि सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। उत्तर लिख रही है बच्ची कि सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। तो हालात ऐसे हो रखे हैं। हाँ, ताली वाली तो आप कहने से ही बजाएंगे, मैं जानता हूं। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ जी बहू जी, आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आंटी जी के साथ बैठ रहे हो फिर भी इतने जोर जोर से हंस रहे हो। आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है। हाँ, मैं देख रहा था कुछ लोग हमारे बाबूजी बैठे हुए, नाम तो मुझे याद नहीं है, बिल्कुल श्वेत वस्त्र वेशभूषा में बिल्कुल नेताजी लग रहे हो आप। अब नाम अच्छा जीजा जी हैं तो जीजा जी को प्रणाम करता हूं, लेकिन जीजा जी मतलब मैं कहूंगा नहीं, हमारी बहन जी ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। नहीं, किसी पुरुष के सर पे 2 ही महिलाएं हाथ फेर सकती हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। हाँ, लीजिएगा, क्रम को हम आरंभ करना चाहते हैं इस कवि सम्मेलन को। कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं कि डूबकर सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। और कहना चाहता हूं कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, बाल स्वरूप राही जी हमारे कवि, उन्होंने कहा कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लें इतना, कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए। ये परिवार, ये समाज, इस तरीके से कहीं भावनाओं का जो जुड़ाव होता है, कहीं कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कुंवर बेचैन जी ने कहा कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत ना कभी बन पाएगी, कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत ना कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। प्यार मनोहार के जो कहीं जोड़े रहते हैं हमारे संबंधों को, वो भावनाएं जो होती हैं रिश्तों की, वो कहीं ना कहीं प्यार मनोहार से ही जुड़ी रहती हैं। लीजिएगा, क्रम को बढ़ाना चाहते हैं आगे, और मैं ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जिनको बुलाना चाहता हूं वो हरियाणा के जाट हैं। एक तो पहली बात यही कि जाट और कवि, ये प्रश्न अपने आप में उठता है। अब वो क्या है कि राजस्थान में अधिकांश लोग राजस्थान के होंगे, राजस्थान में राजपूत होते हैं, हरियाणा में जाट होते हैं। अब जो है जाट ने राजस्थान के राजपूत से पूछा कि ये राजपूत कौन होते हैं? बोले राजपूत वो होते हैं जो अपनी बात पे जान दे देते हैं। अब राजपूत ने पलट के पूछ लिया कि जाट कौन होते हैं? बोले जाट होते हैं जो बिना बात के ही। वह चौधरी साहब हैं, अब इनके बारे में क्या कहें जी, ये हमारे पंडित जी हैं, वो चौधरी साहब हैं। मुझे एक घटना याद आती है साहब, एक बार चौधरी साहब ने खेत खरीदा तो पंडित जी के पास पहुंच गए पहली बार कथा कराने के लिए, सत्यनारायण की कथा कराने के लिए। अब पंडित जी बड़े खुश कि भाई चौधरी साहब पहली बार कथा कराने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा कि भाई कथा तो कर देंगे, कहां करानी है? बोले जी खेत में करवानी है। अब पंडित जी चौंके, यार खेत में कथा कराना चाहते हैं? बोले जी रात में करवानी है, सत्यनारायण की कथा रात में नहीं होती है। तो पंडित जी ने सोचा पहली बार आए, मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, इससे बेहतर है इनकी सारी शर्तें मान लो। तो ऐसे ही खेत में 50-60 लोग बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हुए हैं, तखत तखत ऐसे ही बिछा हुआ था। तो पंडित जी ने अपना सामान आमान बिछा के कथा शुरू कर दी। गर्मियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, रात 9 साढ़े 9 बजे कथा शुरू हुई तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा के झोंके चल रहे थे। उधर पंडित जी को नींद आने लगी।
नींद आने लगी, उधर तो नींद के झोंके, उधर हवा के झोंके। तो एक तेज हवा का झोंका आया, किताब के पन्ने उड़ गए। किताब के पन्ने उड़ गए। जब कथा खत्म हुई 1-1.5 घंटे में, तो चौधरी साहब बिगड़ गए कि पंडित जी आज आपने कैसी कथा की है? बोले क्या हुआ? बोले इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। अब पंडित जी ने किताब को उलट पलट के देखा तो उसमें पन्ने गायब थे। तो पंडित जी ने बात को संभाला। बात समझ में आ जाए तो बताइएगा। पंडित जी ने समझाया कि देखो चौधरी साहब, ये लीलावती कलावती खानदानी महिलाएं रात बिरात किसी खेत खलिहान पे नहीं आती हैं। कथा करानी है तो घर पे करवाओ। फिर लीलावती भी आएगी, कलावती भी आएगी, उमावती, सारी वतियां आएंगी और रात भर बैठ के कथा सुनेंगी। कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए ऐसे हरियाणा से हमारे बीच में आते हैं, कोएड स्कूल के पढ़े हुए हैं। कोएड स्कूल में आप जानते हैं कैसी पढ़ाइयां होती हैं। वो क्या हुआ, मुझे घटना याद आ जाती है कि जब अपने जगवीर राठी जी बचपन में पढ़ते थे तो 8वीं क्लास में इनकी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। उसको कहीं बुआ का रोल दे दिया और पूरा स्कूल उसको बुआ 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 कह के चिल्लाने लगा। वो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची तो प्रिंसिपल साहब ने देखते ही कहा आओ बुआ। वो रोने लगी, सर इसी बात की शिकायत लेके तो आपके पास आई हूं। तो प्रिंसिपल साहब को लगा कि हाँ गलती हो गई। वो क्लास में आए कि जो जो इसको बुआ कहते हैं सारे खड़े हो जाओ। सारे बच्चे खड़े हो गए, ये बैठे हुए। इनसे पूछा तुम क्यों नहीं खड़े हुए? ये बोले जी मैं इन सबका फूफा लगता हूं। तो मैं चाहता हूं एक बार तालियों के साथ हास्य व्यंग के उस सितारे को आप सुनिएगा जिनका नाम होता है भाई जगवीर राठी। आए। राम राम। राम राम तो सारे ले लो। बाद में ताली मत बजाइए, लेकिन राम राम तो ले सकते हो। दादाजी को प्रणाम। कि मैं तो दादाजी कहूँगा। आज यहाँ मेरे लिए बड़ा सौभाग्य हुआ आने का। मुझे अपने बचपन के खोए हुए चाचा जी मिल गए, आनंद राठी जी। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा दिन है। दादी जी अभी उठ के गई तो मैं कहा दादी जी कहाँ जा रहे हो आप? आपके लिए तो हम आए। कहले कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर दादाजी खुल के हंस लेंगे, मैं थोड़ा घूम आते। कहाँ चली गई है मुझे पता नहीं, आ जाएंगे। लेकिन सच में आज इतने बड़े परिवार के साथ हमें लगा कि हमारा परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है। बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा। यहाँ भी सास बहू का सीरियल चल रहा है, कुछ लोग खड़े हैं। बैठ जाओ भैया जी, आप भी आ जाओ। नहीं मैं सास बहुओं पे कुछ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जहां सास बहू होता है चुप रहना ठीक होता है। नहीं सच कह रहा हूं। एक बार एक बुढ़िया बाजार में जा रही तो आगे बाबा जी मिल गए। कह कि बाबा जी हमारे घर गया था? कह रहा हाँ माते जी गया था। तेरी बहू निकम्मी भिक्षा नहीं दी। कह अच्छा मना कर दिया? वो कौन होती है मना करने वाली? चलो मैं चलती हूँ साथ। अब बाबा जी ने सोचा भी आज तो मोटी भिक्षा मिलेगी। जाते ही सांस टूट के पड़ी। बहू बाबा जी आए थे? हाँ माता जी आए थे। भिक्षा मांगी थी? हाँ माता जी मांगी थी। तूने मना कर दिया? हाँ माता जी मना कर दिया। तू कौन होती है मना करने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूं, मैं मना करूंगी। चल बाबा आगे जा। अच्छे, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। नमस्ते। आगे। नमस्ते। लेकिन आप दोनों को देखकर, क्योंकि मैं तो ऑन द स्पॉट लिखता हूं, मैं इनकी तरह पुराने तरीके का कवि नहीं हूं। अच्छा। मैंने अभी लाइनें लिखी हैं, गड़बड़ हो जाए तो आप तालियों से ढक देना उसको, ठीक है? नमन क्या करूं आपकी हस्ती विशाल को, नमन क्या करूं आपकी हस्ती विशाल को, पूरे परिवार को सुरक्षा दी, प्रणाम ऐसी ढाल को। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। पूरे परिवार को सुरक्षा दी, प्रणाम ऐसी ढाल को, सोमानी जी ने हंस हंस के कैसे सह लिया, कैसे याद करूं एक दिन उस 50 साल को। अच्छे। लेकिन ये काम सबके जीवन में होता है। अब तो मैं चाचा जी कहूंगा आपको। मेरी शादी की बात चली ना तो मेरी माँ कहने लगी पढ़ी लिखी बहू आए तो घर में भविष्य सुधरता है। पढ़ी लिखी भी आई लेकिन हमारा भविष्य नहीं सुधरा। क्योंकि वो रात को 12 बजे तक तो सीरियल देखे, सुबह उठे नहीं। मेरी माँ को झाड़ू निकालनी पड़े। मैंने एक दिन देखा माँ झाड़ू निकालनी। मैं कहा माँ तुम ये क्या कर रही हो? घर में बहू के होते तुम झाड़ू निकाल। करे बेटा पूछ मत, खून खा लिए मेरे तो, झाड़ू निकालती सोई पड़ी रहे। अब हिम्मत मेरी भी नहीं मैं उनको जाके टोक दूं। तो हमने प्लान किया। मैं कहा माँ ऐसा करते हैं, कल सुबह ना एक प्लान करते हैं। सुबह सुबह उठ के ना इधर से मैं झाड़ू छीनूंगा, उधर से तुम छीनना, इधर से मैं छीनूंगा।
शोर सुन के हो सकता है उसका विवेक जाग जाए, ईमान जाग जाए, तो वो अपने आप झाड़ू देने लगे। हम 5 बजे उठ गए। मैं कहा माँ तू ये क्या कर रही है, हमारे होते हुए तू झाड़ू निकाल रही, झाड़ू इधर दे। नहीं बेटा, औरतों के होते मर्द झाड़ू निकाले कोई अच्छी बात है, मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगी, मैं निकालूंगा। शोर हो गया। मैडम की आंख खुल गई, करी क्यों कंजर पन्ना था रखा। मैं कहा भगवान देखिए हमारे होते माँ झाड़ू निकाली कोई अच्छी बात है। और माँ बोली हे बेटी हमारे होते मर्द झाड़ू निकाले कोई अच्छी बात है। कह रही क्यों शोर कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मेरी नींद खराब कर दी, अपना दिन फिक्स कर लो, एक दिन तू निकाल, एक दिन तेरी माँ निकाल। तो ऐसे काम होते रहे। अभी बच्चों की बात कर रहे थे गजेंद्र भाई, स्पेलिंग की बात कर रहे थे। एक बार कनाट प्लेस पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी बेसुध होकर पड़ गया। उसने थाने में फोन मिलाया 100 नंबर पे, कह लगा थानेदार साहब यहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा है, जल्दी आइए। कौन बोल रहा भाई? कह रहा जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कनाट प्लेस से। अच्छा तेरी रिपोर्ट लिखूं, कनाट प्लेस की स्पेलिंग बता। कनाट प्लेस की स्पेलिंग बता। उन्हें फोन काट दिया। 10 मिनट बाद फिर दोबारा फोन मिलाया, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ फोन के तरह, तूने फोन काट दिया। मैं तेरे को पूछा तो स्पेलिंग बता। कह लगा जी उस आदमी को खींच के मैं मिंटो रोड ले आऊं, स्पेलिंग लिखो। आपने बड़ा अच्छा काम किया कि ये ऐसा आयोजन किया। बहुत कम ऐसे आयोजन देखने को मिलते हैं। अभी लाइट भी आपके ऊपर आ गई, पहले तो ऐसा लग रहा था गमले रखे हुए हैं अंधेरे में, ऐसा लग रहा। आजकल सीरियल बड़े अजीब अजीब से चल रहे हैं, जैसा गजेंद्र भाई ने बताया। एक सीरियल आया था ना अभी, कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा? देखा आपने? हाँ। आप टीवी नहीं देखते? तो हमारा एक दोस्त था हरनाम सिंह, उसका हॉट सीट पे नंबर लगा, जाते अमिताभ बच्चन ने पूछ दिया, हाँ तो हरनाम सिंह जी आप कहाँ के रहने वाले? कह लगा जी हूं तो मैं दिल्ली का, पर इलाहाबाद में मेरा बिजनेस है। ओ मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूं। चलिए आपसे आसान सा सवाल पूछते हैं, आपके पिता का नाम बताइए। अब हरनाम सिंह ने सोचा यार 5 करोड़ का सवाल और इतना मामूली सवाल, ये तेरे को बाहर करना चाहता है। कह रहा मैं भी मानने वाला नहीं हूं। कह लगा जी ऑप्शन दो। भाई बैठ जाना तू यार, कविता मैं सुना रहा, फोटो उधर खींच रहा। देखो क्या हो रहा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। असल में ना ये फोटोग्राफर देखते मेरे पैर कांपने लगते हैं। मैं तो इसलिए प्रणाम करता हूँ, आपने 50 साल कैसे निकाले। मैं तो 18 साल पहले मेरी शादी हुई तो वीडियो बना था, आज भी हॉरर फिल्म की तरह देखता हूँ। हाँ तो क्या लगा ऑप्शन दो, कंप्यूटर 4 जवाब दे दिए जाए, धर्म सिंह, करम सिंह, दिनेश, महेश, 4 नाम आगे। हाँ तो बताइए आपके पिता का क्या नाम? क्या लगा कोई चक्कर तो है? कहता मैं भी मानने वाला नहीं हूं। कहला जब अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। ओ कौन सी लाइफ लाइन यूज करेंगे? कह रहे मैं पब्लिक की राय लेना चाहता हूं, ऑडियंस पोल। ऑडियंस राम सिंह जी आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। लो जी 25% सबने दे दिए। ओ अब आप क्या करेंगे? कहने लगा जी दूसरी लाइफ लाइन 50-50, कंप्यूटर 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। लो जी धर्म सिंह, करम सिंह रहे। हाँ तो बताइए आपकी क्या चॉइस? कहला कि लास्ट लाइफ लाइन और बची और यूज करना चाहता हूं। फोन है फ्रेंड, किससे बात कर? कहते अपनी मां से बात करना चाहता। हाँ माता जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बेटे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। कह लगा मां पिताजी का क्या नाम है? कल बेटा ऑप्शन बता। धर्म सिंह, करम सिंह, 3 देर में उसके 30 सेकंड खत्म। हाँ तो आपके 30 सेकंड खत्म, अब आप क्या करेंगे? अब उसका जवाब सुन के ऐसा ठाका लगाना कि सच में आज 50 साल के जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसको ऐसा एंजॉयबल बना देना। आप देखते हैं कैसे ठाका या उत्सव, जो तालियां बजाएं ठाका लगा, उसका जवाब सुन के अगर मस्ती आए तो। हाँ तो राम सिंह जी आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? कोई लगा जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूं। बहुत अच्छे जगवीर भाई, वाह। आप संख्या में बड़े थोड़े लेकिन ताली बड़ी अच्छी बजाते हैं। नहीं मेरे हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। एक बार मैं स्टेज पे खड़ा, मैंने 1 सुनाई, 2 सुनाई, 3 सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरी 5वीं बात में पीछे से बजी। अरे मैं कहा भाई साहब आप तो बड़े समझदार श्रोता हैं, मेरी बात को समझते हैं। कह रहा बात बुत को छोड़, मैं तो अपना तंबाकू कूट रहा, भाई तू लगा रहा। तो बजाओ एक बार जोरदार ताली। हाँ तंबाकू कूटने वाले। बहुत अच्छे, वाह। हो जाता है। अब गजेंद्र जी तो हमें बेचते। अच्छा देखो
हम लोग क्यों क्यों भारत क्यों पढ़ा है? क्योंकि हम हर चीज को दिल से मनाते हैं। जैसे एनिवर्सरी बताई, 50 साल हो गए। अगर बाहर के ऐसा होता तो 50वीं बीवी की सेलिब्रेशन हो रही होती, 50 ले आया। ये हमारे भारत के पास दौलत है। मैं तो गया, अमेरिका गया था, गजेंद्र जी ने भेजा। ये मेरे को बाहर भेजते रहते हैं क्योंकि इनको थोड़ा कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, पढ़े लिखे नहीं है ना ज्यादा, इसलिए मेरे को भेज देते हैं। इन्होंने मेरे को भेजा जर्मनी, ठीक है ना भाई, जर्मनी भेजा। देखो कितनी झूठ बोलते हैं, किसी चीज की हाँ करवा लेंगे कभी। अच्छा, मैंने कहा जी मेरे को जर्मन नहीं आती। कह रहा कुछ नहीं यार, बात को लंबा करके बोल दियो, वो जर्मन होगी। भाई कैसे? कहते किसी का नाम पूछना तो पूछो, थोड़ा सा मुंह बना के ऐसे कहते, भाई साहब आपका क्या नाम है? मैं जर्मन होगी। कहता और क्या, जा लो जी। इन्होंने मैं पैक करके जहाज में बैठा दिया। मैं जाके उतरा, थोड़ा घबराया। सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं सोचा जाके पानी पूनी पीता हूँ, थोड़ा ढाढ़स बनेगा। जाके मैं टेबल बैठ के मैंने बैरे को बुलाया। मैं फिर मुंह, मेरे को याद आया मुंह बनाना है। मैं कहा मेरे लिए तुम पानी लाओ। सर जी पानी आ गया। मैंने फोन किया, गजेंद्र भाई जर्मन चल गई। कहता लगा रहो और चला। मैंने फिर पिज्जा मंगाया। मैं कहा मेरे लिए तुम पिज्जा लाओ। पिज्जा भी आ गया। फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया पूरा। मैं खा पी के उसके पास गया। फिर मैंने मुंह बनाया। मैं कहा भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या लगा मैं दिल्ली का रहने। ऐसे काम हो जाता है। लेकिन अपने साथ अच्छी बात यह है कि हमारे कंसर्न रहते हैं एक दूसरे से। शायद बाहर इतना टाइम नहीं होता होगा, लेकिन हमारे कंसर्न होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हम तो यार टेंशन दे जाते हैं बिना बात के। आपको बताता हूँ, किसी को टेंशन दे रहे हो, सामने से कोई आ रहा हो, उसको नमस्ते करके चले जाओ। उनके टेंशन हो जाएगी, कौन था देखा तो नहीं। अच्छा, और ज्यादा टेंशन लेनी तो अगले दिन फिर मिलो, पूछो भाई साहब क्या हाल है, और भाभी जी ठीक है। भाभी को जानते हैं कौन? ये अपना देश है। और बताता हूँ, आस पड़ोस में मोहल्ले में मेरे को तो कई बार टेंशन करनी होती है ना सर जी। आप उठो सुबह सुबह 3 बजे, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी और दाल ये लेकर पड़ोसी में घर के आगे डालो और आगे सो जाओ। सुबह 8 बजे सारा मोहल्ला इकट्ठा मिलेगा, आगे आपको ही जगाएगा। भाई साहब देखना हमारे घर के आगे दाल गिर गया, कोई क्या करूं? मैं कहूंगा मेरे को दे जाओ, पका के खा लूंगा। तो ये अपना देश है। हम लोग जिधर मुंह करते उधर ही दौड़े। हमारे हरियाणा में तो ऐसे ऐसे कमाल होते हैं। हमारे अभी भी एक बाबा हुए 26 करोड़ में गिरफ्तार हुए, खबर सुनते हो आप? 2 आदमियों गिनाता हूं हरियाणा की उपलब्धि, अगर अच्छी लगे तो तालियां गुजाना मन से, कि बातों बातों में ही वो मिसाल हो गया। कैसा आदमी था वो, कमाल हो गया। हरियाणा के 2 आदमियों ने इंजीनियरिंग छोड़ी थी, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा रामपाल हो गया। बहुत अच्छे बाबा, हम तो कमाल करते हैं। हरियाणा का आदमी शाना बहुत, कहीं भी फिट कर दे उसको। एक बार रामलीला हो रही है, अंगद हो गया बीमार, तो एक मेरे जैसे को पकड़ लिया, कहते भाई तू अंगद का रोल कर। मैं कहा क्यों? कह रहे एक तो तू मोटा तगड़ा है, दूसरा तेरी शक्ल भी बांदर जैसी है। मैं कहा चल भाई कर देता हूँ, लेकिन मैं कहा भाई डायलॉग बोलने नहीं आते मेरे को। कह रहे कुछ नहीं यार, पीछे पंडित जी बैठे किताब लिए, वो बोलते रहेगा कि कर मैं करता रही। भाई ठीक है, क्या दिक्कत? वो जी लगा के मुकुट वगैरह, गदा दे दिया, पूंछ लगा दी। मैं गया, मैंने कहा रावण। मैंने पीछे कहा पंडित जी बोलो। उसने कहा हे रावण, तूने सीता माता का हरण करके बड़ा धर्म का कार्य किया है, तुरंत मां सीता को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरे समझ नहीं आई। मैं कहा रावण, जो जो पंडित जी कह रहे करते, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है? बहुत अच्छे। ताली बजाओ मेरे, ऐसे थोड़े, क्योंकि आज हम ताली ताली में आए हुए हैं, सच बताओ। और हंस रहे देखो, सेलिब्रेशन नहीं चलता सर? चलो ठीक है सर, आप हंसते रहे, हिलते भी रहे साथ साथ, पता लग जाए कि सर्दी में जाम ना हो जाए। देखो प्रॉक्सी बड़ी लग रही है, किसी का काम कोई कर रहा है। वो रावण गया सीताहरण के टाइम, मुकुट लगा के, चोगा विग लगा के, चोगा लगा के, कुटिया के आगे, अलख माई दो भिक्षा।
साधु आए। चाचा जी फोन आ गया, सुनो ना। फोन को छोड़, मैं तो, मेरा तो सारा आप ही है बस, मेरे को कोई जानता नहीं। अब मेरे को कुछ हो गया ना, फिर आपको देखो मैं कहूंगा राठी अंकल वहां थे, फिर भी देखो मेरे साथ ही हो, आपकी बीमारी ज्यादा है। और रावण गया विग लगा के, चौका लगा के कुटिया के आगे, और भाई दो भिक्षा, साधु आए हैं। अंदर से भिक्षा आई, लो महाराज भिक्षा लो। नहीं ऐसे नहीं लेता, रेखा के इस पार आओ। महाराज रेखा के इस पार नहीं आ सकती, तो जाओ मैं भी भिक्षा नहीं लेता। रुको रुको महाराज भिक्षा लेके जाओ। वो जो ही रेखा के इस पार आई, रावण ने अट्टहास किया, विग उतारी, चोगा उतारा, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, मैं लंकापति रावण। उधर से वो भी हंसने लगी, हे मूर्ख क्यों हंसती हो? करी मैं भी सीता नहीं हूं, मैं तो काम वाली बाई हूं, सीता अंदर है। अच्छे जगह काम होते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। अच्छा मैं बताया ना, हमारे कंसर्न है एक दूसरे से। हमारे रोहतक जहां मैं नौकरी करता हूँ, एक विश्वविद्यालय में मैं एक पोस्ट पे काम करता हूँ, तो वहां एक हमारे चौधरी साहब थे, उन्होंने मिठाई की दुकान खोली, उसके ऊपर लिख दिया अग्रवाल मिष्ठान भंडार। मैंने कहा यार तू तो जाट है, तूने क्या लिख दिया? कहता जाट की मिठाई कौन खाओगा? मैं बात तो सच है, लेकिन हमारी सलाह हम खूब देते हैं, क्योंकि हमारे कंसर्न है, हमारा काम हो जाए, लेकिन हम सलाह जरूर देते हैं। उसने लिखा हमारे यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। लोग पहुंचने शुरू हो गए, हमारे यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। करे भाई साहब ऐसी मिठाई और कहीं भी मिलती है? करे ना हमारे यहाँ। करे फिर लिख के क्यों शक पैदा कर रहे हो? जब आप क्या मिलती तो इसको मिटाओ। लो जी उसने हमारे यहाँ मिटा दिया। अब हमारे क्या ताजी मिठाई मिलती है। एक पहुंच गया, कहला भाई साहब बासी भी बेचते हो क्या? ना भाई साहब कैसी बात करते हो? कहला फिर लिख के क्यों शक पैदा कर रहे हो? ताजा है तो ताजा ही मिटाओ। अब हमारे क्या मिठाई मिलती है। एक दिन दादाजी पहुंच गए, कह रहा बेटा बच्चों के साइकिल भी बेचते हो? दादाजी मिठाई की दुकान है। कह रहा फिर हमें बेवकूफ समझते, हमें दिखता नहीं मिठाई की दुकान है, क्यों लिख रखा है सर मिठाई की दुकान? बैठाओ। हमारे क्या मिलती है। एक आया, कह रहा भाई साहब कभी कभी खत्म भी हो जाती है। ना भाई साहब हर टाइम मिलती है। कह रहा इसको मिटाओ फिर। अब रह गया है। रात को पहुंच गया, कह रहा भाई साहब है क्या? क्या? कहना दारू। कहना बेवकूफ, ये मिठाई की दुकान है। कहना फिर मिठाई की दुकान है तो हमें बेवकूफ बनाते हो, इसमें लिखते क्यों नहीं? वो हाथ जोड़ के खड़ा कर रहा, क्या लिखूं? कह रहा इसमें लिखो हमारे यहाँ हमेशा ताजा मिठाई में। बहुत अच्छे जगह भैया, अच्छा हूँ देखो, इस साथ साथ बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को लेके आया। यहाँ तो बड़ी शांति है दादाजी। एक बार मैं कोई तो सुना का आदमी लट से घूम रहा, मैं कहा भाई साहब बंद कर दूं क्या? कह रहा नहीं नहीं तू तो सुना, तू तो हमारा मेहमान है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं तेरे को बुला के लाया। तो हमें बुलाया आदरणीय चाणक्य जी। हमारी बात अच्छी लग रही है, बाद में नहीं बच लेना। नहीं मैं तो ये बैठे अपने भगवान जी, पीछे दिन इनका चश्मा लग गया, बड़े टेंशन में। मैं भगवान जी क्या हो? कहता है चश्मा लग गया। मैं फिर क्या होगा? कहता लड़कियां नहीं देखती। मैं कहा उतार के फेंक दे। कहता फिर लड़कियां नहीं दिखती। म्यूचुअल सा काम। मैं बता रहा था ना कंसर्न हमारे हैं, हम तो कमाल के। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि हमारे घरों में ना सास बहू का रिश्ता भी कमाल है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, लेकिन कई बार ससुर और बहू में भी दिक्कत हो जाती है। बड़ा मैं हरियाणवी जोक सुना रहा हूं आपको। एक ससुर की और बहू की आपस में बड़ी दिक्कत थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते। एक दिन अपने पोते को खिला रहा, अरे मेरा सियाना बेटा, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा ज्यादा उछाल दे, नीचे गिरा धम। अब बहू को मौका मिल गया, देखो मैं आपका आई कुछ जागृत रहना, चुटकुला नहीं तो बराबर से निकल जाएगा। अब उसको मिल गया मौका बहू को, कहता बूढ़े मेरे लड़के का सिर फोड़ दिया, आज के बाद मेरे बेटे को हाथ मत लगा देना। ससुरा बोला बहू ठीक है, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप बजाओ ताड़ी, देखा बात। मैं बता रहा हूँ ना, भारत तो है ही देश ऐसा। देखो हमारे यहाँ को त्योहार बनता है करवा चौथ का, दादाजी रखते हो गए, मतलब दादी रखते। ये एक ऐसी परंपरा, जब मेरी शादी हुई तो पहले साल उसने व्रत रखा, तो मैं दोपहर को गया तो उदास सी बैठी कुछ। मैं डर गया, मैं कहा यार मेरी कोई चिट्ठी ना पकड़ी गई हो प्रेम पत्र। मैंने अपनी माँ से पूछी उदास क्यों है? कह रही बेटा आज करवा चौथ का व्रत है,
मैं ये क्या होता है? कह रहे इसके रखने से पति की उम्र बढ़ती है। मेरे को आज तक नहीं समझ आया भाई, जब गाय भूखी रहे तो सांड की उम्र कैसे बढ़ सकती है? कह रहे नहीं बेटा, इससे ना ये भगवान से मांगती है कि 7 जन्म तक यही पति मिले। मैं कहा हम तो नहीं सोचते ऐसा। वो हंस रहे जिनके मन में बेईमान है। मैं कहा हम तो ऐसा सोचते नहीं। हम तो ये सोचते इस साल अब कोई एक्सचेंज ऑफर मिले तो बदलवा ले, अब जा गए चल। हाँ सुना रहा हूँ सर, अब ये बात तो पूरी करूं। लेकिन ये व्रत हम उम्र के हर हिस्से में रखते हैं। जब नई नई शादी होती है तो व्रत रखती है। अच्छा वो 2 बजे ही घर आ जाता है, ऊपर देखना शुरू कर देता, चांद नहीं निकला, चांद नहीं निकला। अरे चांद शाम को निकलेगा। नहीं यार मेरा चांद भूखा बैठा, चांद तो निकला यार। और वो भी बड़े अंदाज से कहेगी कोई बात नहीं जी, खा लूंगी, निकलाएगा चांद आपके लिए, तो मैं 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। उसके 5 साल बाद अब बिजनेस थोड़ा बढ़ गया और लड़के को पता नहीं घर भी जाना था कि नहीं। शाम को आया, वो पूछेगी ए जी देखना क्या है? ओह उसको याद है आज व्रत था। हाँ बता क्या है? क्या देखना चांद? ओहो यार चांद अपने टाइम से निकलेगा चांद, यार ऐसे थोड़ी निकलेगा चांद, कमाल करते हो, कैसे निकलेगा चांद? उसके 5 साल बाद अब तो पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है, किसका बिजनेस, किसका पैसा, कहाँ बच्चे। वो बेचारा थका रहा। सवाल फिर वही, ए जी देखना क्या है? देखना चांद निकला। चांद निकला? मेरे बाप के घर से निकलेगा चांद? चांद 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 हो गया, बिल क्लिंटन हो गया। जब उम्र होगी 60 साल की, 70 साल की, या यूं कहें कि शादी की 50वीं साल की बना रहे हो तब। हमारी दादी मां व्रत फिर भी रखती है ऐसे है जी देखना चांद निकला। और वो हमारा दादा भी उम्र भर का तपया हुआ बैठा है, कह रहा वो तो नहीं निकला, ये निकल गया, इस पे से। एक ऑब्जर्वेशन देता हूं आपको, ताली बजाना अगर समझ आए तो। जब हमारी माता या जब औरत बूढ़ी होती है ना, उसकी गर्दन ऐसे हिलने शुरू होती है ऐसे, और आदमी बूढ़ा होगा तो उसकी गर्दन ऐसे हिलने शुरू होती है। वो अंदर से कहा जी सुनना, और बाकी ना भाई ना बनी, अब तो उम्र में सारी उम्र होगी। चलो एक बार ताली बजा, मैं छोटी सी कविता सुनाता हूँ। बहुत अच्छे। अब गजेंद्र जी मुझे कह रहे हैं गंभीर कविता सुनाने को, सुनानी चाहिए मुझे? नहीं चाहिए, देखो मना कर दिया मैंने। देखो अरे नहीं वो कोई बात नहीं, आप सुनाओ। नहीं और को सुना देता हूँ, सुना दो। चलो मैं हरियाणवी प्रेम की चीजें सुनाता हूँ। पहले तो मैं, इतना बड़ा परिवार बैठा है और इस परिवार जो अपने बच्चों को सिखाता है, वो 5-6 बातें आपको बताता हूँ कि जीवन में क्या, बड़ों से हम क्या सीखते हैं, उनके चरणों में बैठकर हम क्या सीखते हैं, और जीवन में क्या क्या अपनाना चाहिए। बात अच्छी लगे तो इस अवसर को और पावन बना देना कि हमें क्या आशीर्वाद मिलता है हमारे बड़ों से। गरीब ने सताइए ना, मेरे ख्याल हरियाणवी समझ लेते हुए कोई दिक्कत नहीं आ रही। गरीब ने सताइए ना, बिना भूख तो खाइए ना। गरीब ने सताइए ना, बिना भूख तो खाइए ना, और बिन बुलाए जाइए ना, और भाई तबैर बिसाइए ना। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बिना बुलाए जाए, बिसाना होता मोल लेना, भाई से बैर मोल मत लेना, भाई से बैर बिसाइए ना। जहां बैठे हो बड़े शाने, ये बात देखो हमारी माताओं ने, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई और जीवन में काम भी आई, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। जहां बैठे हो बड़े शाने, तो वहां जुबान लड़ाइयो ना, और धन और नारी के चक्कर में मित्र से कपट कमाइयो ना। बहुत अच्छा। और 2 पंक्तियां तो इस अवसर को इतना पावन बना देगी जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि मित्र से कपट कमाइयो ना, बेशक हो जा पर्वत ऊंचा। मैं आपको प्रणाम करता हूं विनोद जी, सच में आज मैंने ऐसा कवि सम्मेलन कभी अटेंड नहीं किया। हम लोग बड़े बड़े पेमेंट लेकर जाते हैं, हम तो अक्सर, ये तो इतना अच्छा माहौल है, हम तो पशु मेलों में भी कविता सुनाते हैं। नहीं मेरे गजेंद्र वहीं मिले थे पशु मेले में, मेरा कविता सुनाने गए हुए थे, पुष्कर के मेले में मिले थे। अच्छा वहां एक वो आया था गधे वाला, उसने गेम प्लान किया हुआ, कह रहा जो मेरे गधे से एक बार नाम में सिर लगा देगा उसको 1000 रुपए, एंट्री फीस उसकी 200 रुपए। हमने सबने 200 दिए, हम तो हो गए फेल। गजेंद्र भाई पास हो गया। गजेंद्र भाई ने उसके कान में कुछ कहा, कहता नहीं, मारे क्या कहा है? कहता यार तुम तो पागल हो। मारे तेने कहा के? कह रहे कुछ नहीं, कहते कान में जाके बोला कविता सुनेगा। अच्छा
अच्छा वो और भी होशियार था, उसने गेम को एक्सटेंड कर दिया, फीस कर दी दुगनी इनाम की। कर अब की बार 2000 रुपए, जो एक बार हाँ में सीरियल लवाएगा एक बार ना में सीरियल लवाएगा उसको 2000 रुपए, एंट्री फीस 500 रुपए। हमने फिर चार्ज लिया, 500 दिए, हम फिर फेल, गजेंद्र भाई फिर पास। गधे ने एक बार ऐसे किया, मैं कहा भाई अब की बार क्या करे, फिर तुम पागलपन कर गए। मैं कहा क्या करे, कुछ नहीं, मैंने जाकर गधे को पहचाना, कविता सुनेगा। एक बार गजेंद्र भाई के ताली हो जाए। हाँ वो बात रहेगी, धन और नारी के चक्कर में मित्र से कपट कमाइयो ना। अब की बार तो तालियां इतनी गूंजे कि लगे हम दादा दादी जी के चरणों में बैठे। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मित्र से कपट कमाइयो ना, बेशक हो जाओ पर्वत से ऊंचा, माँ बाप का सिर झुकाइयो ना। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बेशक हो जाओ पर्वत से ऊंचा, माँ बाप का सिर झुकाइयो ना, सिर कट जा। ये देखो परिवार से पहले कौन, मैं आपको याद दिलाता हूं। हम बेशक कितने उत्सव में बैठे हो, लेकिन हमारा मन वहीं रहना चाहिए कि बेशक हो जाओ पर्वत पे ऊंचा, माँ बाप का सिर झुकाइए ना, सिर कट जा पर उल्टा मत हटियो, देश से धोखा कमाइयो ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। देख लो, चलो मैं, मेरा गीत है आज क्योंकि 50 साल की सेलिब्रेशन है। आप इसको इमेजिन करके दादाजी दादी जी के लिए गा रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। बड़े एक मीठा सा पारिवारिक गीत में आपको सुनाता, आप लोग हल्के हल्के तालियां देते रहें साथ। क्यों इतना लंबा साथ निभता है? जब समर्पण होता है और एक दूसरे के अनुसार ढलने की बात आती है। मैंने शुद्ध हरियाणा में 4 पंक्तियां लिखी थी कि क्यों जीवन में ऐसी सफलताएं मिलती हैं। इसका कारण सिर्फ एक आदमी नहीं होता, दोनों तरफ से समान समर्पण होता है। कि धुआं बनकर दम घोटे ना, हो सकता है मेरी हरियाणवी समझ रहे हैं, लेकिन इसका भाव जरूर समझ आएगा। और मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं आप दोनों की इस जोड़ी को, जिन्होंने 50 साल जीवन के और जिए और इतना अच्छा परिवार आपने इस समाज को दिया। कि धुआं बनकर दम घोटे ना, बनकर हवा निकल जा, या तो डाल ले मन अपने में, या मेरे की डाल डल जा। बहुत अच्छा जगबीर भाई, या तो ढाल ले मन अपने में, या मेरे की ढाल ढल जा। पर्वत के 2 शिखर मिल नहीं सकते, मिलन का के जतन हो, ले आज बहूंगा मैं बन जरना सा, तू भी बर्फ बन के पिघल जा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ऐसे आशीर्वाद को मेरा एक छोटा सा गीत, आप लोग हल्के हल्के तालियों से साथ रहना। बोल तेरे मीठे मीठे, क्या बात है, बात तेरी साची लागे। कई बार पता नहीं लगता हम दूसरे को, सामने वाले को क्यों चाह रहे हैं, कैसा प्यार होता है वो, इसी से समर्पण पैदा होता है। कि बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से क्यों। आप साथ गाओगे? बोल तेरे, आप मीठे मीठे बोलो। बोल तेरे, बात तेरी साची लागे, क्या बात है, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। अब सुनिए प्यार में कैसा होता है। रात ने नींद ना आवे, आवे तो सपने आवे, या दुनिया दुश्मन दिखे, मने अपने ना भावे। रूह मेरी भटकी भटकी, तेरे में अटकी अटकी, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से क्यों। बोल तेरे, बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों, क्या बात, तू इतनी अच्छी लागे। जान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से। और जीवन कैसे चलता है एक दूसरे के साथ? नैन ते नैन मिले जब, मेरे दिन रात चले तब, ये सहारा होता है साथी का। कि नैन ते नैन मिले जब, मेरे दिन रात चले तब, होठ से फूल खिले जब, मेरे ये भाग खुले तब। नशा सिर बोले चढ़ के, कि दिल मेरा धक धक धड़के, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से क्यों। बोल तेरे, बोल तेरे, बोल तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर
अच्छा लगा तो एक बार बधाई दीजिएगा भाई जगबीर राठी को, बहुत उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी और आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना बढ़िया गाते भी हैं, लिखते भी हैं और बता रहे थे शादी को काफी समय हो गया है उनकी भी। हाँ, भाभी का ही होगा। टेंशन में तो भी आता है बंदा। वैसे तो असल में मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इस सुख से अभी वो वंचित है। हमसे पूछ के देखो, जब शादी हुई तो वो चंद्रमुखी थी, 5-7 साल बाद सूर्यमुखी होगी, आज ज्वालामुखी हुई बैठी। चलिए बहुत अच्छा। कुंवारे लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है। चलिएगा क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि पारिवारिक परिवेश है, हमारे आदरणीय विनोद जी सोमानी और रीटा भाभी जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके 2 सुपुत्र अभिषेक जी और अनुज जी, उनकी दोनों की पत्नियां ईशी जी और तृप्ति जी भी यहाँ पर हैं। मुझे सूचना मिली है कि वो भी एक प्रस्तुति देना चाहते हैं काव्य में। मैं अनुरोध कर रहा हूं अनुज जी और तृप्ति जी से वे आए और अपनी जो काव्य में प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम में सहभागिता करें। आ रहे हैं? अच्छा, और अनुरोध आपसे है कि जब ये मंच पे आए तो इनके सम्मान में भी एक बार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ देर के लिए हमारे कवियों के कुनबे में शामिल हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि कवियों के कुनबे में जो शामिल हों। क्या हुआ? अच्छा, तब तक एक औपचारिकता, ठीक है, ठीक। हाँ, आप भी आ जाइए। रीटा जी, भाभी जी आइए। तो एक जो हमारे कवि लोग हैं, मंच सम्राट, इन सबको एक बहुत बड़ी ताली बजाई जाए। और सोमानी परिवार की तरफ से विनोद जी और रीटा जी आपका स्वागत करेंगी। काका जी और काकी जी के सम्मान में हम कवि लोग का भी सम्मान करना चाहेंगे। सबसे प्रथम गजेंद्र जी सोलंकी जी। रीटा जी कौन आप? अच्छा, तो अनुज आप कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं जगबीर जी राठी जी का स्वागत। और अनुज आप भगवान जी मकरन जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत, मैं क्या बोलूं कि मेरे पास भी शब्द कम पड़ रहे हैं उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। एक बार पूरा सदन एक बार तालियों से बधाई दीजिएगा इस पूरे वातावरण को। मैंने कुछ मुक्तक लिखे, वो समर्पित करना चाहता हूं इस अवसर पर। इससे पूर्व कि हम कार्यक्रम को हास्य व्यंग की ओर ले जाएं, यहाँ पर कुछ जो भी वातावरण बना है उसके लिए समर्पित करना चाहता हूं। क्या सूरत क्या सीरत है, हमारे कवि हैं मंगल नसीम जी, उन्होंने कहा क्या सूरत क्या सीरत है, मां ममता की मूरत है, पांव छुए और काम हुए,
अम्मा एक मुहूर्त है, अम्मा एक मुहूर्त है। मैं 2-3 मुक्तक आपको समर्पित करना चाहता हूं। पारिवारिक परिवेश है ये। हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, सुदर्शन जी है ना आपका नाम, आदरणीय बाबूजी? हाँ जी, प्रमोद जी। सुदर्शन जी कौन से? अच्छा, आप सुदर्शन जी। वो एक जैसे ही लग रहे, दूर से पता नहीं चल रहा। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा उस समय खड़े हुए थे तो ऐसा ही लगा। तो 2-3 मुक्तक मुझे याद आ जाते हैं जो मैं समझता हूं इस वातावरण के लिए बड़े उपयुक्त रहेंगे। कि इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है, इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है, अंजाम भलाई का सदा होता भला है। माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, घर में असर हो, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है। और जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है, जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है। होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है, ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। और मंदिर समान घर को सजाती संवारती, मंदिर समान घर को सजाती संवारती, सो जाता जब मैं चुपके से नजरें उतारती। और कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चरणों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चारों धाम है। माँ के बिना अधूरे है पूजा और आरती, माँ के। और कुछ लोग ऐसे भी जीवन में देखे होंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ समाज में जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी कोई भावना रही होगी या रहती होगी। दुनिया में दूरियां जो होती हैं केवल दिलों की होती हैं। एक छत के नीचे रहने वाले लोग दूर भी हो सकते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत पास हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के अनुभव आते हैं। तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की। कुछ लोग जो प्रसिद्धि, पैसा, समृद्धि पाकर अगर कुछ बड़े हो जाते हैं और अपनों से दूर होते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। फिजिकल दूरियां कुछ नहीं होती, मैंने फिर कहा दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। फिजिकल दूरियां तो किसी भी कारण से हो सकती है, नौकरी, व्यवसाय, किसी। दूरियां केवल दिलों की होती हैं। जो दिलों की दूरियां बना लेते हैं उनके लिए मैंने कहा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। बात अच्छी लगे तो आपके हाथ खुलने चाहिए, मैं बार बार नहीं कहूंगा। कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं, ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं। सच ये है इस जहान में धनवान है वही, सच ये है इस जहान में धनवान है वही, धनवान है वही। दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं। और दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए, माँ बाप की दुआओं से भी दूर हो गए। और पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे। सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, नूर हो गए, नूर हो गए। मेरा मन हुआ कि मैं ये पंक्तियां यहां आपके बीच में पढ़ूं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लीजिएगा, हम इस कार्यक्रम को फिर से हास्य व्यंग की धारा की ओर लिए चलते हैं। पीछे आवाज आई थी कि
कार्यक्रम को सीरियस नहीं करना है, लेकिन मैं समझता हूं ये सीरियसनेस नहीं है, ये इस भावना को, हृदय की गहराइयों को छूने वाली बातें हैं। रस इसमें भी है, एक ऐसा रस जो अंदर की गहराई तक, आत्मा तक उतर जाता है, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है। मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो, जैसा मैंने बताया, वो ब्रजभूमि से ही है। उनकी भाषा में, ब्रज भाषा का भी कहीं माधुर्य आपको अनुभव में आएगा, सुनने में आएगा। और वो हास्य व्यंग के भी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। जैसा भी उनका मन हो, मैं चाहूंगा हास्य व्यंग से ही आरंभ करें, बाद में ब्रज भाषा का रस उनका हम आनंद लेंगे। एक बार तालियों से बुलाएं भाई भगवान मकरंद जी को। ये तालियां थोड़ी कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में बैठकर हम ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। राठी जी, आप जरा विराजें। एक गीत आपके समक्ष रखता हूं। आप सबने रामचरितमानस को पढ़ा है, रामलीला देखी है। त्रेता युग में जो भगवान राम की जो लीलाएं हुई हैं, उन्हें मैं आज इस कलयुग के संदर्भ में देख रहा हूं, और आपके होठों पर हंसी बिखेरने के लिए कुछ नई बात आपके समक्ष लेकर आया हूं। और अगर आपको लगे कि मैंने बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात कही हो, तो आपकी तालियों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। भूमिका के लिए 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि भला हुआ जो राम कहानी, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। क्या बात है, अच्छी बात अब है। लेने के देने कैसे पड़ जाते, एक एक पंक्ति पर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। एक बार पुनः देखें कि भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। क्या बात है, वाह, क्या, कैसे लेने के देने पड़ जाते कि केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, और मायावती दलितों का अपमान मानती। अच्छा है, है कि बढ़िया नहीं ये बात बात कि केवट, एक एक पंक्ति तर्क के माध्यम पे लिखी गई है कि केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, और मायावती दलितों का अपमान मानती, और सूर्पणखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। सूर्पणखा की जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। कि सोने का मिरग राम जी जो मार देते आज, सोने का मिरग राम जी जो मार देते आज, पशु अत्याचारे से मेनका बखानती, पशु अत्याचारे से मेनका बखानती। और अब आपकी तालियां मांगता हूं। पशु अत्याचारे से मेनका बखानती, और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में। और क्या होता सब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। रावण, आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। के बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। अच्छा भाई, 1000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में। अच्छा है भाई, वाह। और क्या होता सब कि शिव के धनुष, पूरी रामलीला आपके सामने आ रही है। शिव के धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल से मजबूत जोड़ डालता। आज अगर होता तो कि शिव के धनुष टूटने से जो बवाल होता,
फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और अब आपकी तालियां मांगता हूं कि शिव के धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता, आज रामपाल से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता, आज रामपाल से अनेकों जोगी नहीं पालता। कि सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए, ये युवा वर्ग बैठा हुआ है, सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और अंत में स्पर्श, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। क्यों ये गीत लिखना पड़ा कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते, आज कोई उग्रवाद विश्वेल नहीं बोता। कि जनता के ताप पाप आप मिट जाते सब, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। क्या बात है, राम नाम जनता के पाप सब धोता। आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में, राम कहानी फिर दोहराएं आओ नए जमाने में। बहुत अच्छा भैया, वाह 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 वाह। यहाँ परिवार में बैठे हुए गीत मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। हाँ बिल्कुल। असल में क्या है, यहाँ मैं देख रहा हूं कि पति पत्नी सब जगह जोड़ा बना के बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमारे दादाजी और दादी जी बैठी हुई हैं, युवा भी वर्ग बैठा हुआ है। एक दिन क्या हुआ साहब, मेरी पत्नी रूठ गई। क्या बात है। और मैंने अपनी पत्नी को किस तरह मनाया वो मैं गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और आपके लिए एक संदेश भी देके जा रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई झगड़ा होता है, पति पत्नी के झगड़े को सड़क पे लेके नहीं आना चाहिए, घर पे ही उसको समझा लेना चाहिए। मैंने कैसे मनाया वो एक गीत आपके समक्ष रखता हूं, आपकी तालियों के साथ यहां से गीत शुरू करता हूं। कैसे मनाया मैंने अपनी पत्नी को कि रूठे मत तू सोन चिरैया, तालियां चाहता हूं आपकी, कि रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, जब हो एक पंचर पहिया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। अब मैं उसे कैसे मना रहा हूं कि हे देवी अब मैं चालूंगा तेरे ही ऑर्डर से। क्या बात है। हे देवी मैं अब चालूंगा तेरे ही ऑर्डर से। और घर भर दूंगा साड़ी लहंगा और क्रीम पाउडर ते। घर भर दूंगा साड़ी लहंगा और क्रीम पाउडर ते। और या बछड़ा की जान बचा ले, अब आपकी तालियां मांगता हूं कि या बछड़ा की जान बचा ले आज मरखनी गैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और कैसे मना रहा हूं साहब कि तुम जो दिन को रात कहो तो मैं भी रात कहूंगा। तुम जो दिन को रात कहो तो मैं भी रात कहूंगा। और बीबी के जूते खाता हूं ना ये बात कहूंगा। बीबी के जूते खाता हूं ना ये बात कहूंगा। मेरे प्राण बचा ले मेरी शनि देव की ढैया। रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और किस तरह मनाता हूं कि चौका बर्तन झाड़ू पोछा हंस हंस कर लूंगा। क्या बात है, बधाई हो। बैठी हुई है, बड़ी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं इस बात को सुन के कि
चौका बर्तन झाड़ू पोंछा हंस हंस कर लूंगा, और सरे आम तुम गाली देना कभी न उत्तर दूंगा। या कलयुग की सच्ची देवी पार लगा मेरी नैया, रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और अंतिम स्पर्श कि जो तुम चाहो कभी न रूठे तुमसे प्राण प्यारी, इसी तरह तुम उसे मनाना कृपा मिलेगी भारी। औरों से तो राम बचाए, औरों से तो राम बचाए, बीबी से कौन बचैया, रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। कैसे गाड़ी चले अगाड़ी जब हो एक पंचर पहिया, रूठे मत तू सोन चिरैया मेरे 10 बच्चों की मैया। 2-3 मुक्तक को सुना दो बस, सवैये जो है 2-3 सवैये। 2-3 सवैयों का आदेश हुआ है, चूंकि ब्रज वसुंधरा में हम यहाँ बैठे हुए हैं और नाम भी है राधा ब्रज वसुंधरा, तो मैं चाहता हूं कि ब्रज के 1-2 सवैये आपके सामने रखूं। राधा रानी भगवान कृष्ण से कैसे श्रेष्ठ हैं दादाजी, मैं आपके चरणों में ये सवैया रखता हूं और 4 तर्क देता हूं कि राधा रानी कैसे श्रेष्ठ हैं। कि बास कियो ही बीच लली, हरि ने जग को तब प्रेम सिखायो। भगवान नहीं जानते थे प्रेम के बारे में। कि बास कियो ही बीच लली, हरि ने जग को तब प्रेम सिखायो। और पाए प्रिया अधुरान सुधारस, बांसुरिया जगने हलुटायो। शक्ति मिली ब्रशुभान लली, तब ग्वाल गोपाल ब्रजेश कहायो। और भौह कटाक्ष करी कृपा, तब मोहन ने गिरिराज उठायो। बहुत अच्छा है, बहुत कटाक्ष करी कृपा, तब मोहन ने गिरिराज उठायो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई ने, हमारे भगवान मकरंद जी ने कुछ अलग विषय से हटकर सवैया सुनाया। ये ब्रजभूमि है और ब्रजभूमि में आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का जगह जगह कहीं वर्णन रहता है, पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं। मैं आरंभ करना चाहता हूँ कुछ बातें। बहुत सारे विषय में देख रहा हूँ खाने पीने की ओर फिर से चले गए हैं कुछ हमारे श्रोता। कोई बात नहीं है, खाना पीना चलते रहना चाहिए। राजनीति में भी खाने पीने का बड़ा महत्व होता है, हम जानते हैं। वो एक नेताजी बार बार चुनाव हार जाते थे, हारने के बाद दिवाला निकल गया, घर वाले गाली देने लगे, मोहल्ले पड़ोसन वाले निकलने नहीं देते। अब नेताजी ने सोचा इससे बेहतर आत्महत्या कर लूं, तो नदी किनारे पहुंच गए। नदी में कूदने वाले थे तो भगवान शंकर और पार्वती जी आ गए। पार्वती जी ने कहा भगवान बचाओ, ये तो गए। तो भगवान बोले जाने दे, कुछ ना कुछ देश का भला होगा। अब क्या हुआ कि वो भगवान ने पास बुलाया, कष्ट पूछा, कष्ट बता दिया। तो भगवान को दया आई, बोले जाओ चुनाव लड़ो, जीत जाओगे साल। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, जिस दिन तुम्हें अपने सर पे नजर आ जाऊंगा उस दिन सोच लेना समय आ गया है। नेताजी खुशी खुशी वापस आए, चुनाव लड़े, जीत गए। साल 2 साल में सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। ठीक ठाक कैसे करते हैं बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार श्रोता हैं। एक दिन चारपाई पे लेटे लेटे धन्यवाद दे रहे थे, जी प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, कैसे मैं आपका उपकार चुकाऊंगा। तभी भगवान शंकर उनको अपने सर पे नजर आ गए। अब माहेश्वरी समाज के लोग हैं, आप समझिएगा क्या स्थिति होगी। भगवान अपने सर पे नजर आ गए। उसने कहा मैं तो धन्यवाद दे रहा था, लेने के लिए आ गए। उन्होंने चाल खेली, पैर तो घूम के भगवान शंकर की तरफ, सर दूसरी ओर, भगवान शंकर फिर सर की ओर आ गए। वो 3-4 बार जब ऐसा हो गया तो बेटा खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने सोचा बहुत लगता है बापू की तबीयत कुछ गड़बड़ है। उसने अपने भाइयों को बुलाया, चारों ने आके हाथ पैर पकड़ लिए। नेताजी झटपटाते रहे, छोड़ दो, जिंदगी मौत का सवाल है, लेकिन नहीं छोड़ा। जब प्राण निकलने लगे तो नेताजी बोले कि भगवान रहने दो, अपनों ने मरवा दिया, नहीं आपकी तो चक्री घुमा दी थी। तो ऐसी स्थितियां होती हैं साहब।
लीजिएगा, मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहता हूं। मेरा मन तो बहुत कुछ है सुनाने का, लेकिन देशभक्ति की बात भी करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ हास्य व्यंग से ही बात आरंभ करना चाहता हूं। और ऐसी नहीं है, हास्य व्यंग कहीं से भी निकल आता है। अब हमारे जगवीर राठी हैं, जगवीर राठी जी पहलवानी करते रहे। हरियाणा में तो पहलवान बहुत होते हैं, पुरस्कार वगैरह जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम से। अब क्या हुआ, समझदार बुद्धि का बुद्धि बल और शारीरिक बल का क्या बड़ा अंतर होता है, आप समझिएगा। इनके वहां पर रोहतक में एक पहलवान 7 फुट 5 इंच का आके और अपना गांव में घुमा दिया, अपना लंगोट घुमाना कहते हैं ना, कि भाई आज जो भी चाहे लड़ सकता है हमसे कुश्ती। अब पूरे गांव में इज्जत का सवाल बन गया कि इससे कौन लड़े, कोई लड़ने वाला ऐसा था नहीं। तो एक ऐसे ही कोई बुजुर्ग थे, लाला जी, 60-65 साल के, उनके पास पहुंचे कि जी लाला जी नाक कट जाएगी गांव की। बोले भाई नाक नहीं कटने दूंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं लड़ूंगा चुनाव। बोले जी आपकी 5 फुट 3 इंच हाइट, वो 7 फुट 7.5 इंच का, आप कैसे लड़ लोगे उससे कुश्ती? तो कि तुम चिंता नहीं करो, मैं किसी भी तरीके से नाक नहीं कटने दूंगा। अब लाला जी आए और घोषणा करवा दी कि जी मैं लड़ूंगा इससे कुश्ती, और देखो मैं हरा के दिखाता हूं। तो अखाड़े में गए तो पहलवान ने पहले ही झटके में लाला जी को उठा लिया। लाला जी ने कान के पास मुंह लाके कहा कि देख भाई चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। अब उसका दिमाग घुमा कि ये क्या कह रहे हैं। बोले फिर से कहो क्या कहा? बोले 10 लाख रुपए दूंगा, 100 कुश्तियों में भी नहीं कमा पाएगा। अब पहलवान ने ऐसा दाव माना कि अपने दाव पे ही खुद चित्त हो गया। अब अगले दिन जो वहां पहुंचा पहलवान उनकी दुकान पे, बोले लाला जी वो 10 लाख रुपए। बोले किस लिए भाई? बोले आपने वादा किया था। बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मारा था, मैंने अपना दाव मार दिया। तो ऐसी स्थितियां रहती हैं। मैं कुछ 2-3 मुक्तक सुनाना चाहता हूं जीवन से जुड़े हुए, और उसके बाद देशभक्ति की थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, एक रचना सुनाऊंगा आपको। और ज्यादा लंबी कविता नहीं सुनानी चाहिए। जब कम लोग होते हैं ना हमारे सामने कवि सम्मेलन में, तो हमको ऐसा लगता है जैसे पांडवों को कविता सुना रहे हैं। तो आप ऐसे ही मान के चलिएगा हमारे लिए पांडव हैं। और हंसना हंसाना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप जानते हैं। और केवल मनुष्य को यह वरदान प्राप्त हुआ है कि वो हंस सकता है, हंसा सकता है। किसी जानवर को आपने कभी हंसते नहीं देखा होगा। जगवीर राठी जी ने बताया भले ही कि गधे ने ना में हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं केवल मनुष्य को यह वरदान प्राप्त है कि वो हंस सकता है। कि गाय भैंस को आपने अपनी तरफ हंसते हुए देखा हुआ आते हुए नहीं होगा। अगर समझ लो बाई चांस आप देख लो तो आप समझ लेना कि इसमें मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और अच्छी बात पे, ठहाकों की बात पे किसी मनुष्य को गुमसुम बैठा देख लो तो बताने की जरूरत नहीं, आप प्रबुद्ध लोग हैं। तो इसलिए हंसते हंसाते रहिएगा। और 2-3 मुक्तक सुनाना चाहता हूं कि बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना। उड़ो नभ में भले कितना धरा से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना। कभी मशहूरियों के, और कहना चाहता हूं कि तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना। अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना। है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है। अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना। अगर हो प्यार सच्चा प्यार का व्यापार मत करना। और एक मुक्तक और देना चाहता हूं। हमारा पड़ोसी देश है, अभी ये बात कर रहे थे, दिल्ली में चुनाव हुए थे पिछले दिनों। 49 दिन की 49 डेज की सरकार बनी थी, और उसमें उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये तो जगवीर राठी जी कह रहे थे मैं चाहता था कि 5-7 महीने सरकार और चलती। मैंने कि वो क्यों? बोले देखना चाहता था मई जून में भी मफलर उतरता है या नहीं उतरता।
नहीं, स्थिति ऐसी हो रखी थी साहब। अब वो आजकल तो जब ससुराल जाते हैं तो सालियां पूछेगी कि जीजा जी सोफे पे बैठोगे, कुर्सी पे बैठोगे, धरने पे बैठोगे। बदल गई है स्थितियां, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश हमसे पंगा लेता रहता है। हमने तो कहा हमारे देश की जितनी मतलब तेरे देश की आबादी है, इतने अपने यहाँ जेलों में ही बंद पड़े रहते हैं। तो उसको लेकर मैंने एक मुक्तक कहा, वो डिप्लोमेसी कहा जाता है उसको, कि बातचीत चलती रहनी चाहिए और कितनी भी लड़ाई झगड़े हो बातचीत नहीं खत्म होनी चाहिए, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं देशों के बीच में। तो इस पे मैंने एक मुक्तक कहा कि कभी अंधियार को उजियार कहना सीख ना पाया। भारत बोलता है, भारत की संस्कृति बोलती है कि कभी अंधियार को उजियार कहना सीख ना पाया। मैं गंगा जल हूं नालों संग बहना सीख ना पाया। और जुबां पे प्यार के नगमे दिलों में नफरती दलदल। मैं ऐसे दोस्तों के संग रहना सीख ना पाया। मैं ऐसे दोस्तों के संग रहना सीख ना पाया। और 2-3 मुक्तक देशभक्ति के मैं रख देना चाहता हूं। मेरा मन है, क्योंकि आपके हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है, मैं जानता हूं। और क्योंकि बाबूजी अमेरिका में रहते हैं हमारे चांडक जी, आप में से भी बहुत सारे लोग विदेशों में आप रहते होंगे, आपके कहीं ना कहीं परिचित। मैंने कभी लिखा था कि परिंदे भूल भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। और रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। एक पंक्तियां याद आती हैं, हमारे कवि ने कहा है, राजगोपाल जी ने, कि परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तो एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं, उसमें भारत की संस्कृति बोलती है, हमारा अतीत बोलता है, हमारा स्वाभिमान बोलता है। एक गीत के माध्यम से बात आगे बढ़ाता हूं कि गंगा की कल कल सीने में। क्या है हमारा अस्तित्व? हम एक व्यक्तिगत यूनिट की तरह हैं, फिर हमारा एक परिवार है, समाज है, सब कुछ है। लेकिन हम में से हर एक किसी व्यक्ति की पहचान सबसे बड़ी यह है कि हम में से हर एक कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है। एक छोटा सा गीत मन को छूता हुआ कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी। अतीत जुड़ा हुआ है कहीं राजस्थान की बलिदानी परंपराओं से। मैंने बहुत कुछ लिखा है राजस्थान के ऊपर। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामाशाह वाले एकमात्र दान को प्रणाम है। और घास वाली रोटियों को खाके भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। और शूरता और वीरता पराक्रम के पर्याय आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। कोई बलिदानी परंपरा, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, बीच में कोई उठे नहीं, बस इतना सा अनुरोध है। मैं गीत को समाप्त पूरा करता हूं कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान, और कर्म योग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, जिनका इस माटी से नाता, उनका तन मन नित्य यह गाता। और क्या गाता है कि उनका तन मन नित्य यह गाता कि रत्नाकर ने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग नहीं कहूंगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, भूतपूर्व नौजवान है, वो तो सब समझते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे युवा साथी जो विदेश में रहते हैं या कहीं हिंदुस्तान में भी,
आजकल बहुत कुछ ऐसा चलता है, बहुत सारे त्योहार आ गए हैं। एक तो प्रेम चौदस का त्योहार आ गया है, हाँ उसे वैलेंटाइन डे भी कहते हैं। हाँ प्रेम चौदस का, वो कनाट प्लेस में मिला 20-22 साल का भिखारी, बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, फटे हुए कपड़े, बेतरतीब सा, और सामने से आके बोला बाबूजी प्लीज गिव मी 500 रुपीज। में चौंक गया, भिखारी अंग्रेजी बोल रहा है। मैंने कहा भी चक्कर क्या है? बोला जी आज वैलेंटाइन डे है। मैंने पूछा फिर? बोले जी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूं। मैंने डांटा तो भिखारियों को गर्लफ्रेंड भी रखता है? बोले जी उसी ने तो भिखारी बनाया। अरे यहां तक बात ठीक है, लड़कियां भी निपटा देती हैं। वो कार्ड वाले की दुकान पे पहुंच गई कि अंकल जी आपके पास कार्ड है जिसमें लिखा हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। उसने कहा हाँ है। बोली 1 दर्जन पैक कर देना। तो ऐसी स्थितियां चल रही हैं जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी, सॉफ्टवेयर कहीं ऐसे विदेशी उससे लग जाते हैं। हमारे तो बाबूजी मैं देखता हूं 40-45 साल हो गए होंगे, लेकिन उनके अंदर जब भी मैं पहली बार भी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उनके हृदय में जो भारत के प्रति प्रेम है वो लगता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है इस मिट्टी से। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो कहते भारत दीनहीन, हजारों सालों की प्रताड़ना के बाद अगर भारतवर्ष अभी तक बचा हुआ है तो इस संस्कृति की ताकत है, उस समाज की कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति की ताकत है। जब कहना चाहता हूं कि जो कहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत को ही गाली देते हैं, ऐसे लोगों को बताने के लिए मैंने ये लिखा था कि जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जाविहीन, उनको इतिहास बताता हूं, गौरव झांकी दिखलाता हूं। जब जग पर थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए, हमने किरणों के गुण गाए। जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना। अध्यात्म दिया वे ज्ञान दिया, माधव बन गीता ज्ञान दिया। हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक। हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया। सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया। नालंदा हो या तक्षशिला। पिछले दिनों ही मुझे एक घटना पता चली, मतलब एक जानकारी प्राप्त हुई कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि उनकी लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही थी। उनका विस्तार इतना था कि कभी कभी पुस्तक ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में घोड़े से जाना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी का विस्तार इतना था तो पूरे कहीं विश्वविद्यालय का विस्तार कितना होगा। तब मैंने कहा कि नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला। ऋषियों मुनियों के अनुगामी, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी, संस्कारों के हम चिर साधक। आपको समर्पित है पंक्तियां कि संस्कारों के हम चिर साधक, मां परम शक्ति के आराधक। सेवा सत्कार समर्पण है, सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और अंतिम पंक्तियां गीत की समर्पित करता हूं कि जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है। सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। अपनी गौरव गाथा है, गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में। मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्यदान। वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में। तो भारत की तो हर चीज में एक विशेष वो रहता है। पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, याद होगा। मोदी जी से मुलाकात हुई थी, वहां गए थे, गुजरात में अहमदाबाद गए थे। आपने एक बात और देखी होगी टीवी चैनल पे कि मोदी जी जब हाथ मिला रहे थे तो ऐसे जोर जोर से हाथ मिला रहे थे, तो पीछे से किसी ने कहा मोदी जी धीरे से, चाइनीज है। तो चाइनीज माल के बारे में बता रहे थे ये जगवीर राठी जी। इनका कोई दोस्त गया था, 3-4 साल वहां रहा चीन में, एक चीनी लड़की से शादी करके वापस आ गया, 6 महीने में निकल ली। तो बैठ के रो रहा था, किसी ने समझाया बेटे रोता क्यों, चाइनीज माल चलता ही कहां है। तो ऐसी स्थितियां हैं। हमारे जगवीर राठी तो बहुत समझदार कवि हैं, आप देख रहे हैं। एक दिन इनके घर पे गया था, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे
तो ये हर आधा घंटे में उठे, किचन में जाएं, चीनी का डिब्बा खोल के देख के बंद करके आके बैठ जाएं। 3-4 बार हो गए। मैंने कहा राठी जी कर क्या रहे हो? बोले कुछ नहीं, डॉक्टर ने हर आधा घंटे में शुगर चेक करने के लिए बोला। तो ऐसी स्थितियां भी रहती हैं। तो मैं 2-3 आदरणीय मधु आंटी जी, सुदर्शन जी, आदित्य जी, अच्छा आदित्य जी को नहीं, अच्छा प्रमोद जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पे आ जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। सुदर्शन जी भी कवि हैं तो बहुत ही अच्छा। आओ। बियावत के परिवार में आपको कैसा लगा इतने 50 सालों का अनुभव से? पहले तो मैं सबका अभिनंदन कर रही हूँ और बस तुम पकड़ी खड़ी ना, मैं बोलती रहूंगी। हाँ, तो मैं कहना ये चाहती थी कि अक्सर मेरे फ्रेंड्स, स्टेट के फ्रेंड्स को या दिवानिया को, कि आप परिवार में कैसे रहती हो, आप परिवार में कैसे रह रही हो और कैसे निभाया आपने। तो मैं इनसे कहती हूँ कि मुझे बहुत इस परिवार ने दिया, सिखाया, डांटा, कितनी बार मुझे डांट भी पड़ी है कि मैं बहुत बोलती हूँ या बहुत गलत काम करती हूँ। और उनका जो प्यार था या जो मेरे साथ उन्होंने सहयोग किया, कभी मैंने डांटा है, कभी मैंने उनको कुछ कहा तो उन्होंने सहन किया। और मुझे कभी भी किसी भी मेरी जिठानी ने या मेरे नंदों ने कभी भी किसी ने भी मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तू अच्छी नहीं है या तेरी गलती है। और इसलिए मैं सबका अपना बहुत जैसे मैं उनको बहुत हमेशा ऐसे याद रखे और मुझे हमेशा इस तरह से रखे। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे भैया भाभी की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे भाई भाभी की, मधुर बतिया मधुर बतिया मधुर बतिया मधुर बतिया, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी भाई भाभी की। इनके जो दोस्त है इस 59 से साथ में है, 59 से इन्होंने साथ में पढ़ाई शुरू करी थी और सबसे पहले शादी मेरी हुई थी। तो सब मेरे आज भी पैर छूते हैं और सब मुझे, अब हम इनकी दोहरानियां हैं। सही कह रहे हो सज्जनों और देवियों, धासु कवि, धासु कवि जो भी लेकर है सज्जनों और देवियों, ये जो कुछ तुकबंदी पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसकी स्पेशल फरमाइश भाभी जी ने की है और ये मेरे छोटे भाई की लिखी हुई है। जब भाभी जी और सोमानी जी का रिश्ता तय हुआ था उसके तुरंत बाद ये तुकबंदी है। आपको अच्छे लगे तो तालियां बजा देना, मेरी हौसला अफजाई होगी पढ़ने की और लिखने वाले की। अरे सुदर्शन नहीं भी लगे तो बजा देंगे। और इसको उसमें अपने आर्ची से निकाला गया है। मेरा भी सही हो गया। हाँ, सबका सहयोग है, राठी का भी सहयोग है। ताली बजाने में। हाँ, तो सुनिए सज्जनों और देवियों, कृपया ध्यान से सुनिए। पास हुए जैसे ही सोमानी, पास हुए जैसे ही सोमानी, शादी करने की ठानी। 7-8 तो ऑफर आए, फिर भी वे कुछ समझ न पाए। अंत में इसी निर्णय पर पहुंचे कि लड़की देखन वे खुद ही जाएं। तो बाल कटा, दाढ़ी बनवाई, शीशा देखा 12 बार, लड़की देखन हुए तैयार। लड़की देखन हुए तैयार।
वाह। 7-8 लड़की देखी, हाँ फिर भी मिला न मन का मीत। हाँ 7-8 लड़की देखी, फिर भी मिला न मन का मीत। बहुत घबराए सोमानी मन से, बहुत घबराए सोमानी मन से, सोचे सुख गई है बीत। वाह वाह गई है बीत। हाँ बड़े भाग एक लड़की भाई, बड़े भाग एक लड़की भाई, पर वह भी हो गई पराई। ये वास्तव में बता रहे हूँ मैं, सही हुआ, ऐसे ही हुआ। फिर जोधपुर से, हाँ जी, फिर जोधपुर से हुआ कुछ मोह था, उसमें भी लिखा विछोह। स्वयं फिर जो है ऐसा होता है कि हमने आज तक ये देखा था, जब तक हमने सोमानी का रिश्ता नहीं हुआ था, हाँ जब तक सोमानी का रिश्ता नहीं हुआ था, हमने यही देखा था कि भैया हमेशा लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं। ये हमारा प्रथम साक्षात्कार था कि हमारी भाभी जी स्वयं सोमानी जी को देखने आई थी। और जब इनका साक्षात्कार हुआ तो हम सब बच्चे थे, पढ़ रहे थे और शायद पासों में निकले थे, और जिया जी के घर पे 24/32 में आई थी। तो सबसे जो छोटे थे, हम 3 ही लोग थे, 4 लोग जो अपने फ्रेंड थे इनके, तो सबने अपना काम संभाल रखा था। तो वो दृश्य देखने काबिल था कि जब, क्योंकि सोमानी सबसे छोटे थे, हमने किचन का काम संभाल रखा था, किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम संभाल रखा था। तो सोमानी जी सबसे छोटे थे, सकुचाते हुए, शर्माते हुए, पानी का गिलास भाभी जी को थमाते हुए, वो दृश्य जो है आज भी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। उसी पे मैं फिर आपको बताता हूँ। फिर जोधपुर से हुआ कुछ मोह था, उसमें भी लिखा बिछो। स्वयं लड़की देखन को आई, भाभी जी आई, स्वयं लड़की देखन को आई, जीजा जीजी के मन भाई। सोमानी मित्रों से बोले, लड़की तो कुछ जाड़ी है भाई। देखो नियति की चतुराई, देखो नियति की चतुराई, जूड़ी वहीं पर जा बन भाई, जूड़ी वहीं पर बाबन भाई। ये कविता मेरे छोटे भाई की लिखी हुई है, उसका नाम भी संतोष है। कहे कभी संतोष, सोमानी है अब खामोश, कर संतोष पर संतोष। इस कविता की फरमाइश भाभी जी ने की थी कि आज के दिन में जरूर सुनो। मुझे संकोच हो रहा था, मुझे असल में बोलना नहीं आता, कभी नहीं, इतना अच्छा यहाँ माहौल था, उसमें मैं कैसे बोलूं। लेकिन अब आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है, हौसला अफजाई की है, और मैं अब आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। आपकी गलत फहमी दूर कर दिया। ताली जरूर बजाएंगे तो सीटी बजाना। हाँ, अब ताली नहीं बजाएंगे तो सीटी बजाना। मैं आपको उस माहौल में ले जा रहा हूँ कि हमारी पढ़ने के बाद जब हम शादी वगैरह में जाते थे तो क्या स्थिति होती थी, क्या स्थिति होती थी। वो 3 जो हैं, आप हमसे शेर सुन लीजिए, और अगर ताली बजाएंगे तो चौथा बोनस में मिलेगा, और अगर चौथा सुनना है तो ताली जरूर बजाएंगे। अच्छा नहीं लगे तो विसिल बजाना। मुझे विसिल बजाना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना ताली बजाना। तो हजरात और नाज़रीनों, हजरात और नाज़रीनों, मुलाजा फरमाइए, पेश खिदमत है आपको पहला शेर। वाह वाह वाह। झूम के निकलो ना इतना झूम के। हाँ भाभी जी, झूम के निकलो ना इतना झूम के, कि मुख चूम ना ले झूम के। चौथा पक्का, चौथा पक्का, चौथा पक्का है। आखिर से, दूसरा सुनिए, आखिर से सुराग लगता है बातिन का। आखिर से सुराग लगता है बातिन का। मुलाजा फरमाइए, आखिर से सुराग लगता है बातिन का, वरना चाल से तो काफिर की सादगी टपकती है। नशा पिला के गिराना, नशा पिला के गिराना, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है,
मजा तो जब है गिरा के थाम ले साकी। वाह वाह वाह, क्या शेर है, क्या शेर। आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए। अच्छा, बोनस का शेर। अब बोनस का शेर आता है। शब्द अगर आपको कोई उर्दू का शब्द समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। शब्द समझना किसको है यार। बोनस का है। शब्बे वसुती, शब्बे वसुती घबरा के उन्होंने पूछा, शब्बे वसुती घबरा के उन्होंने हमसे पूछा कि पहले बता दीजिएगा क्या कीजिएगा। आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए। अरे कितने छुपे हुए रुस्तम हो यार। और कवियों ने इतना अच्छा माहौल कर रखा था, मुझे शर्म आ रही थी, फिर मैंने सोचा यार भैया भैया आ जाओ।